नमस्कार दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो चैप्टर 3 है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, तो हमने पिछले वीडियो में इसके पार्ट 1 वीडियो को देखा था। उसमें कॉन्सेप्ट जो था उसमें आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें हम उसी चैप्टर के वीडियो पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम इसमें पढ़ेंगे WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से जो है सुधार हुए, क्या सकारात्मक बातें हुए, क्या नकारात्मक बातें हुए, दोनों बातों को इसमें हम देखेंगे और एक निष्कर्ष में पहुंचेंगे। हमने पहले वीडियो में देखा था कि किस तरह 1991 के समय में भारत के पास जो विदेशी मुद्रा रिजर्व जो था मात्र 15 दिन के लिए बचा था, और हमारे पास आयात करने के लिए मात्र हम जो है 15 दिन तक ही जो है आयात कर सकते थे। उतना ही हमारे पास विदेशी मुद्रा रिजर्व बचा हुआ था। हमारा लोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, हमें कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं था। जिस तरह से वर्तमान में पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल है, उसी तरह का हाल हमारा 1991 के समय में था। उसके बाद हमने IMF और वर्ल्ड बैंक का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने $7 बिलियन का जो है हमें लोन दिया, और उसके सामने हमारे पास शर्त रखी कि आपको जो है उदारीकरण करना पड़ेगा। आपको जो है उदारीकरण का अर्थ क्या होता था कि आपने जो प्रतिबंध रखा है अपने अर्थव्यवस्था पे, कि आप जो है इंपोर्ट को कम कर रखा है, और आपने बहुत सारे क्षेत्रों में जो है लाइसेंस व्यवस्था कर रखा है। बहुत सारे क्षेत्र जो है में आप बड़े इंडस्ट्री को नहीं आने दे रहे हैं। इस तरह की जो नियम कानून है उसको हटाने होंगे। उसी को क्या बोला जाता है? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उसके बाद हमने निजीकरण किया, वैश्वीकरण किया। वैश्वीकरण हमने आपको बताया कि किसी अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये एक वैश्वीकरण की क्या है? संकल्पना है, जो एक जटिल है। तो इसी को हम वैश्वीकरण हमने पढ़ा। उसमें फिर हमने निजीकरण पढ़ा। उसमें निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन किसको बोला जाता है? जो सार्वजनिक संपत्ति, जो सरकार की जो नवरत्न महारत्न PSU कंपनी है, उसमें सरकार जो है पूरी तरह से उसको जो है बेच देती है, या उसके मैनेजमेंट को बेच देती है, प्रबंधन को बेच देती है, ताकि सरकार का राजस्व जो है रेवेन्यू बढ़े। क्योंकि सरकार का जो है इनकम से ज़्यादा क्या है? एक्सपेंडिचर, आय से ज़्यादा एक्सपेंडी व्यय है। ऐसे में सरकार अपनी जो संपत्ति है उसको बेच के सरकार जो है पैसा जुटाती है, रेवेन्यू, राजस्व जुटाती है। तो हमने उसमें देखा कि सरकार ने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया। ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उसके बाद हम एक समीक्षा करेंगे कि 1991 तक, अब तक 1991 के जो LPG हमने किया, जो सुधार किया, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का किस तरह से सुधार हुआ, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें हम पढ़ेंगे, इसको जानेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई दोस्तों, 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना होती है। याद रखिएगा, बहुत बार PT में एग्जाम पूछता है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है, और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसकी जो है हेड क्वार्टर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले 1948 में गेट की स्थापना हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि। इसकी जो स्थापना होती है 1948 में होती है। 23 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, और जिसमें भारत भी शामिल था। विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद 1944 के बाद, जिसमें UN हो, चाहे वो WT हो, WHO, बहुत सारे ऐसे संस्थाओं की स्थापना होती है। उसमें गेट की भी स्थापना होती है। गेट का जो मुख्य उद्देश्य है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ का जो मुख्य उद्देश्य था, जो सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आपस में एक देश दूसरे देश के साथ या बहुत देश करते हैं, उसमें समान अवसर होगा। किसी के साथ जो है कोई भी जो है ऐसा नहीं कि विकसित देश है तो उसको जो है ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, विकासशील या अल्प विकसित देश को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। समान जो है अवसर इनको मिलेगा, ऐसा गेट का उद्देश्य था। मगर जब समय बीतता गया, ठीक है, समय बीतता गया, मगर इस क्षेत्र में ऐसा नहीं था कि गेट में ऐसा नियम, ऐसा जो है मंच नहीं था
कि मान लीजिए व्यापार में किसी एक देश का दूसरे देशों के साथ यदि किसी तरह का जो झगड़ा हो जाए तो सुलझाने की ऐसी कोई संस्था नहीं थी गेट में। और एक सेवा क्षेत्र बाद में देखते हैं कि एक सर्विस सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बूम करती है सर्विस सेक्टर भारत में और अन्य देशों में। तो सेवा क्षेत्र का जो है इसमें संरक्षण का कोई अब वो कानून नहीं था, किसमें, गेट में नहीं था। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा का भी कोई अधिकार या कानून संरक्षण नहीं था। तो सभी देशों को ये लगा कि अब गेट का जो है संकल्पना है उसकी जो प्रासंगिकता है वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। तो हमें जो है ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना होगा जो मुफ्त व्यापार हो, उसके बाद एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा आए, सेवा क्षेत्र और बौद्धिक संपदा का अधिकार का संरक्षण हो, एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार में जो लड़ाई हो उसका समाधान के लिए ऐसी संस्था हो। तो ऐसी संस्थाओं की जो है स्थापना का विचार किया गया। वो 1948 का जो WTO का गेट का जो एक मीटिंग हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उरुग्वे राउंड चला था 1986 से लेके 1994 तक ये चला था, जिसमें उरुग्वे राउंड बोला जाता है। इसमें जो है इस बातों पे सहमति हुई, मगर क्या हुआ कि उसी समय में 1991-92 में आप देखते हैं पूर्व सोवियत संघ USSR का विघटन होता है और समाजवाद जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो औद्योगिक राष्ट्र डेवलप राष्ट्र उनकी जो है वर्चस्व बढ़ती है। तो वे जो लोग जो हैं WTO में ऐसे नियम बनाने चाहते थे जिसमें उनका वर्चस्व हो। ऐसे में कुछ विकासशील देशों ने सभी विकासशील देशों ने इसका जो है विरोध किया कि ये जो है विकसित देशों के लिए सारे नियम कानून है, हमारे लिए WTO में ऐसा कोई कानून नहीं रखा गया, ऐसा कोई लाभकारी नियम हम नहीं देखते हैं। तो उरुग्वे दौर में 9 सालों तक बहस होने के बाद WTO का जो है उरुग्वे दौर में नहीं बना। उसी समय में 1994 के समय में मोरक्को में मराकास संधि होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मराकास संधि के तहत WTO की स्थापना होती है। उसमें विकासशील देशों की जो बातें थी उसको जो है माना गया और एक सहमति के बाद जो है WTO की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मराकास संधि मोरक्को 1994 में इसकी स्थापना होती है और 1 जनवरी 1995 से जो है ये काम करना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा WTO का गठन कब होता है, तो 1 जनवरी 1995 को। WTO का जो उद्देश्य है दोस्तों, क्या दो उद्देश्य है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधा खड़ी ना कर पाए, इसके लिए जो है WTO उस देशों को दंडित करता है, ये उसका उद्देश्य है। और साथ ही सेवाओं का सृजन, जो सेवा सेक्टर नहीं था WTO में, GATT में, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ में, उस चीज को इसमें डाला गया। सेवाओं का सृजन हो और व्यापार को प्रोत्साहन मिले ताकि विश्व के संसाधनों का अधिकतम स्तर तक प्रयोग हो, जो विश्व का रिसोर्स है उसका अधिकतम स्तर तक प्रयोग हो और क्या हो, सेवाओं का सृजन हो, व्यापार को प्रोत्साहन मिले। कोई देश जो है विकसित देश अल्पविकसित देश पे मनमाने ढंग से ऐसा कोई काम ना करे। इस सब की बाधाएं को जो है रोकना जो है WTO का जो है उद्देश्य है। और साथ ही साथ पर्यावरण का भी संरक्षण हो, वो देश जो है व्यापार के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण रखे, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ संसाधन का दोहन करता रहे। तो ये WTO का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। फिर हम ये देखते हैं कि भारत जब वर्ल्ड बैंक से IMF से जब 1991 में लोन लेने के लिए गया और $7 बिलियन दिया, तो भारत को उदारीकरण करने के लिए बोला। भारत जो एक समय हमने आपको पढ़ाया कि टैरिफ और कोटा लगाता था। टैरिफ और कोटा क्या है, ये आयात पर लगने वाला कर होता है टैरिफ, और कोटा क्या होता है कि उसकी जो मात्राएं हैं, किसी चीज की मात्रा, मान लीजिए 100 है चीज, हम किसी चीज से देशों से मंगवा रहे हैं तो उसको आधा कर देना। तो इस चीज को हम बताए थे आपको जो है 2nd चैप्टर में, आप वो वीडियो जाके देखिएगा। तो जो टैरिफ और कोटा लगाता था वो जब IMF वर्ल्ड बैंक के पास ये हमारी जब सरकार गई तो टैरिफ और कोटा कम करने के लिए बोला गया। और ये बात भी भारत ने जो है
उदारीकरण अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा, ऐसा नहीं कि वो नियम को उसने तोड़ा। और आयात पर से अनेक परिमाणात्मक क्वांटिटी प्रतिबंध हटाए और प्रशुल्क दर को भी बहुत कम किया। जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने बोला था वही काम इन्होंने किया। और डब्ल्यूटीओ का भी यही है, उद्देश्य है कि कोई देश ऐसा ना करे कि टैरिफ और कोटा बढ़ा के रखे, ऐसे में ये डब्ल्यूटीओ का नियमों का उल्लंघन होगा। तो भारत जो है हमेशा से सहिष्णु देश रहा है, तो भारत को जो नियम था उसको जो है वो फॉलो करता आ रहा है, फॉलो किया उसने, ठीक है। मगर कुछ विद्वानों का आशंका है, कुछ एक्सपर्ट जो है इसको बोलते हैं ये भारत समेत तमाम जितने भी विकासशील देश है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना से उसको कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना से वो सदस्य है, भारत जो है क्या गेट का भी सदस्य रहा था, डब्ल्यूटीओ की स्थापना के समय में भी उसका सदस्य रहा था, संस्थापक सदस्य था, मगर उसको भारत जैसे तमाम विकासशील देश को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि डब्ल्यूटीओ जो बना है उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अमीर और विकसित देशों को हो रहा है, ना कि विकासशील और अल्पविकसित और गरीब देशों को हो रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि भारत ने तो हमेशा से जो है नियम को फॉलो किया, उदारीकरण को अपनाया, उसके बाद प्रशुल्क और कोटा को भी जो उसने जो है नियम कानून लगाए तो उसको भी फॉलो किया, रेट को कम रखा, मगर उससे फायदा विकासशील देशों को नहीं हुआ, ऐसा जो है एक्सपर्ट मान रहे हैं, ऐसा स्कॉलर का कहना है। अधिकांश भाग विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के ही बीच होता है। एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि जो व्यापार होता है अधिकांश विकसित देशों के आपस में ही होता है, विकासशील देशों का विकसित देशों का बहुत ही कम होता है। विकसित देश से का माल ही ज्यादा विकासशील में आता है। जब विकासशील देश का माल विकसित देशों में जाता है तो वहां उनको जो है जो टैरिफ और कोटा लगा दिया जाता है, जबकि डब्ल्यूटीओ की स्थापना में विकसित देशों का ही अहम रोल था, मगर वो लोग खुद ही इस कानून का जो है उल्लंघन करते हैं। तो एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ये क्या है, ये जो है एक तरह से जो है नुकसानदेह है। क्योंकि एक आप सिंपल सी बात है दोस्तों, ये अमेरिका चाहे वो कनाडा हो या तमाम विकसित देश, जर्मनी ब्रिटेन हो, ये पहले ही विकसित हो चुके हैं, ठीक है। और अभी ये हमारा देश 70 साल आज़ादी के हुआ है, 75वां साल हम मना रहे हैं, और इस दौरान हमारा क्या हो रहा है कि हम अभी डेवलप भी कर रहे हैं, एक तरह हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, हम डेवलपिंग कंट्री है। ऐसे में यदि इस तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाए, हम इससे क्या होगा, हम अपने उद्योग का ऐसे का संरक्षण नहीं कर पाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम वही फिर गुलामी की तरफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम निर्भरता किस पे हो जाएगी, हमारी विकसित देशों पर हमारी निर्भरता धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और डब्ल्यूटीओ भी उसी के जो है कदम की ओर जो है बढ़ रहा है, ऐसा स्कॉलर मान रहे हैं, ठीक है। यही बोल रहे हैं कि विकसित देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने रोकने का प्रयास भी करता रहता है। तो ये बोलते हैं कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना से क्या फायदा हुआ, उसके उद्देश्य से क्या फायदा हुआ, जबकि ये बोला जाता है कि मनमाने ढंग से नहीं किया जाएगा। जब भी हमारे विकासशील देश विकासशील देशों का सामान यदि बाहर जाता है तो वहां पे प्रतिबंध, कोटा या अन्य प्रकार के तरीके से हमारे माल को रोक दिया जाता है, और हम उसके माल को नहीं रोक पाते हैं। ये तो डब्ल्यूटीओ का उल्लंघन हुआ। इसका मतलब ये विकसित देशों को और विकसित करने का तरीका है डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य, ना कि भारत जैसे विकासशील देशों का जो है विकास जो है डब्ल्यूटीओ के सहारे हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि 1991 के में जो हम एलपीजी अपनाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी अपनाए, उससे हमें क्या क्या फायदे हुए, हम इसको पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं जब 1990-91 के समय में हमारी जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो कितना थी, 1980-91 के दौर में 5.6% थी, और वर्तमान में 2017-12 में और 8.2%, और वर्तमान में कोविड-19 के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था 7% से ऊपर जो है वृद्धि दर हो रही है। कि बहुत सारे अर्थशास्त्री का ये मानना है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की, किसी देश की समृद्धि देखना है तो उसके जीडीपी देखिए कि जीडीपी क्या ग्रोथ कर रहा है पर एनम। तो जीडीपी आपको मैंने बताया था कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
जो एक साल में जो वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, वो जो अंतिम मूल्य होता है उसी को क्या बोला जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक, जीडीपी बोला जाता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी से जो है नापते हैं। कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि किसी देश का जीडीपी कितना ग्रोथ कर रहा है। ये आम बात है कि हमारा देश जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, मगर जीडीपी के साथ साथ हमारा जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। बेरोजगारी, गरीबी वहीं की वहीं है, जस की तस बनी हुई है और धीरे धीरे बढ़ ही रही, ना कि घट रही है। ये अलग समस्या है। ये हम एक चैप्टर है, हम इसी एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 की बुक है, उसमें उस चैप्टर में जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी हम जो है आज भी हम जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी वहीं की वहीं है, यहाँ तक कि बढ़ रही है। वो इसका क्या कारण है उस चैप्टर में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे पॉजिटिव बात बोला जा रहा है स्कॉलर के द्वारा, हम उसी को हम बात कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी में स्कॉलर विशेषज्ञ ने लिखा है उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें यह बोल रहा है कि जीडीपी जो है जो 1980-91 में 5.6% थी, वो बढ़ के कितना हो गई 7-12 में 8.2%, और कोविड-19 के बाद भी जो है 7% से बढ़ रही है। मगर इस दौरान 1991 के दौरान जहां जीडीपी दर तो बढ़ी, मगर हम कृषि के वृद्धि दर में कमी आई। ये बहुत बड़ी बात थी। 1980-90 से पहले जो है कृषि दर में जो है वृद्धि हो रही थी, मगर धीरे धीरे कृषि दर में जो है वृद्धि कम देखने को मिलता है एलपीजी करने के बाद। औद्योगिक क्षेत्रों में उतार चढ़ाव रहा, कभी ज्यादा कभी कम, ये तो रहा, मगर एक सेक्टर जो है काफी उभर के आया भारत में। वो सेक्टर कौन सा है? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जो है काफी ज्यादा वृद्धि दर देखने को मिलता है वर्तमान में, जो 1980-90 के दशक में हमें कम देखने को मिलता है। आज अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा जो योगदान है जिस सेक्टर का, वो किसका है? सर्विस सेक्टर का। लगभग 54% अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है सर्विस सेक्टर का। तो ये हम बात कह सकते हैं कि एलपीजी आने से हमारा सर्विस सेक्टर काफी ज्यादा बूम हुआ। ठीक है, काफी ज्यादा वृद्धि हुई। वही वृद्धि सर्विस सेक्टर में वृद्धि ही हमारा जो है एक्चुअल वृद्धि हमें दिखाता है। कृषि सेक्टर में धीरे धीरे कम हुआ, और औद्योगिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दो बात और 1991 के बाद दो चीजों में और फायदा देखने को मिलता है। एक हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वही विदेशी मुद्रा भंडार जो हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाने को मजबूर किया, जो मात्र 15 दिनों तक ही था। $6 बिलियन ही हमारे पास था, जो हम जिससे हम आयात कर सकते थे। वो विदेशी मुद्रा भंडार 1991 में जहां 6 बिलियन था, वो वर्तमान में बढ़ के कितना हो गया है? $600 बिलियन हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। तो एलपीजी से हमें ये फायदा हुआ। एक फायदा ये हुआ कि हमारा जो निवेश, इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश। तो एफडीआई जो हमारा 1990-91 के आसपास मात्र $100 मिलियन था। मिलियन में बात कर रहे हैं, $100 मिलियन था। वही वर्तमान में 2020-21 में यह बढ़कर 60 बिलियन, मिलियन बिलियन में अंतर समझिएगा, $60 बिलियन हो गया। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? अच्छी बात है। एलपीजी होने से हमारा प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश बढ़ा, हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा। और भारत जो 1990-91 से पहले हम देखते थे, हमारा जो इंपोर्ट है, निर्यात करते थे, वो एग्रीकल्चर आइटम्स का करते थे, चाहे वो चावल, गेहूं, चाय पत्ती वगैरह जो है हम ये कॉटन वगैरह करते थे। मगर एलपीजी के बाद, उदारीकरण के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद इसमें विस्तार हुआ। अब हम वाहन कल पुर्जे, जो वाहन से रिलेटेड जो पार्ट पुर्जे होते हैं व्हीकल से, उसका एक्सपोर्ट करते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स, जो रिंच वगैरह होते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, उसका। फिर आईटी प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट्स, और वस्त्रादि में जो है, वस्त्र में जो है हम निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गए हैं। पहले मात्र क्या होता था? कृषि से जुड़ी हुई चीज का ही हम निर्यात करते, तो ये फायदा भी हुआ। और इसके बावजूद हम ये 4 पॉइंट फायदा होने के बावजूद हम ये देखते हैं कि सरकार की जो हमारी भारत की जो वर्तमान जो मूलभूत समस्याएं थी, वो जो है आज भी धरी की धरी रह गई है। वो मूलभूत समस्याएं क्या थी? रोजगार सृजन, आज भी जॉब क्रिएशन। विश्व में सबसे ज्यादा युद्ध जनसंख्या हमारे यहाँ,
और हमारे यहाँ क्या है, यूथ जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या इधर एक तरफ से बढ़ रही है, ठीक है, मगर जॉब क्रिएशन हमारे देश में नहीं हो रहा है। जो यूथ का हम यूज कर सकते थे देश को आगे ले जाने में, डेवलपमेंट में, वो नहीं हो पा रहा है। जॉब क्रिएशन आज भी समस्या का वहीं बना हुआ है। ऐसा क्या समस्या है कि भाई जीडीपी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। एक चैप्टर है उसमें, इसी चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उसमें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। कृषि उद्योग भी ज्यादा नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने काम नहीं किया। जैसे कृषि के लिए क्या होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, सिंचाई, बिजली, रोड, ये सब पर काम नहीं हुआ उस समय। वर्तमान में इस पे कुछ जो है काम इस पे हो रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी, उनका है 2022 तक था कि किसान की आय जो है दुगुनी होना, ठीक है, मगर ये दुगुनी नहीं हो पाई। अब इसको जो है आप देखते हैं कि इनको एक्सटेंड करके जो है कब कहाँ तक लिया जा रहा है इसको, ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ कृषि उद्योग भी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया एलपीजी होने के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद, ड्यू टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना के अभाव के कारण, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं हम कि सुधारकालीन में कि 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए उसमें क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या सकारात्मक बात हुई, क्या क्या नकारात्मक। तो पहला है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, समृद्धि और रोजगार, एक चैप्टर ही उसमें पढ़ेंगे। इसमें यही बोल रहा है कि रोजगार तो, जीडीपी तो बढ़ा मगर रोजगार का पर्याप्त सृजन नहीं हुआ। ये निगेटिव पॉइंट है कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने तो किया मगर हमारा जीडीपी तो बढ़ गया मगर रोजगार क्रिएशन नहीं हो पाया, गरीबी बेरोजगारी आज भी वही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1921 पर एक सवालिया निशान लगाता है, ठीक है। कृषि में सुधार, कृषि में हमने आपको बताया कि सर्विस सेक्टर जो है अच्छा बूम किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, उसमें उतार चढ़ाव रहा, मगर कृषि क्षेत्र में जो है स्थिति जो है डमाडोल रही, वृद्धि दर बहुत कम होती रही। और वहीं आज भी कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का लगभग 50% लोग कृषि में संलग्न है, मगर कृषि क्षेत्र में सुधार नहीं होने के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद कृषि सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण गरीबी व्याप्त हो गई। क्योंकि जनसंख्या का मैक्सिमम लोग किस में लगे हुए हैं, गरीबी में, कृषि में लगे हुए हैं। यदि कृषि सेक्टर का ही विकास नहीं होगा तो जनसंख्या, देश की आधी आबादी क्या हो जाएगी, गरीबी रहेगी, ठीक है। वही बोल रहा है इसमें। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कृषि का कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, किसी की वृद्धि दर कम होती जा रही है। इसका कारण यह है कि सरकार को जो कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपको बताया, क्योंकि आज भी हमारी कृषि जो है किस पे, मानसून पर निर्भर करती है, कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया। तो इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, सार्वजनिक व्यय की जो स्थिति बनी हुई है, तो सरकार क्या, सिंचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब की तो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, मगर सरकार जो है इस पे खर्चा नहीं की, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि की वृद्धि दर धीरे धीरे घटती चली गई, ठीक है। और धीरे धीरे सरकार ने क्या किया, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्क, जो सार्वजनिक व्यय होता है, और ना कि रिसर्च में सरकार ने ज्यादा खर्चा किया, जिसमें व्यय में कमी आई। साथ ही जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसमें भी आंशिक रूप से धीरे धीरे कम किया गया, जिससे क्या हुआ, छोटे और बड़े किसान होते हैं उसको जो है उर्वरक को खरीदने में जो है वो जो है खरीद नहीं पाए, क्योंकि वो सब्सिडी धीरे धीरे सरकार कम की तो महंगा हुआ तो सरकार ने उसको खरीद नहीं पाए तो क्या हुआ, वो अपने खेतों में जो है उसको छिड़काव नहीं किए, तो इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो गई, और उस पर लगे हुए लोग क्या हो गए, धीरे धीरे गरीब होने लगे, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि कृषि में सुधार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कृषि का आधारिक संरचना का विकास नहीं हुआ, ठीक है। उसके साथ ही सरकार ने क्या किया, कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती कर दी, ठीक है, क्योंकि सरकार जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगा नहीं सकती थी, क्योंकि सरकार जो है WTO का सदस्य थी। सरकार ने वर्ल्ड बैंक, IMF को बोला था कि हम टैरिफ और कोटा को लगाएंगे, कम करेंगे, तो सरकार ने क्या किया, कृषि उत्पादों पर आयात पे कटौती कर दी, जिससे क्या हुआ, जो कृषि प्रोडक्ट्स थे वो इंपोर्ट कर टैक्स कम लगता था उस पर, तो होता ये था कि इंडिया में जो है वो सस्ते दामों पे बेचती थी। उससे कारण क्या हुआ कि
उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विदेशी के जो है ज़्यादा बिकने लगे एज कंपेरिजन टू इंडियन, तो इंडिया का। तो इसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो है कृषि जो हमारा व्यवसाय जो था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, जो है कमजोर होने लगा, जो है हानि के रूप में चला गया। तो वही एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि एक तो हमारा टैरिफ और कोटा लगाने से तो हमारा इंपोर्ट एग्रीकल्चर पे भी हमने क्या किया, टैरिफ कम कर दिया, जिसके कारण हमारा जो इंपोर्ट कृषि उत्पाद क्या हो गया, सस्ता हो गया। और सस्ता हो गया तो हमारा प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी महंगा है। क्यों महंगा होता है हमारा प्रोडक्ट? क्योंकि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में है नहीं तो किसान को क्या लगता है, लागत कॉस्ट जो है ज़्यादा लग जाता है। जैसे ही लागत ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट्स महंगा होगा और हम जो है इधर इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगा रहे हैं तो विदेशी का माल जो है सस्ता हो जाएगा। तो हम लोग किसको खरीदेंगे? तो सिंपल सी बात है, सस्ते चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे। तो सस्ता चीज़ का किसका, विदेशी का, तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। और हमारे किसान जो उत्पाद करते हैं वो महंगा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो इसके कारण क्या हुआ, हमारा धीरे धीरे कृषि में डिक्लाइन देखने को मिलता है। न्यूनतम उसके बाद सरकार ने एमएसपी भी कम किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको बोलते हैं? सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता। सरकार जो क्या करती है, फसल उगने से पहले ही सरकार जो है एक रेट तय कर देती है। मान लीजिए चावल इतना, धान इतना रुपए क्विंटल बिकेगा, गेहूं इतना रुपए क्विंटल बिकेगा। मान लीजिए बाजार में किसी कारण सप्लाई, किसी वर्ष जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई को याद करिए। सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसका कॉस्ट धीरे धीरे घट जाएगा। तो किसान को लगेगा कि हमने जो उत्पादन में लगाया वो कॉस्ट भी नहीं निकल रहा है, तो धीरे धीरे उस फसल का क्या करेंगे, प्रोडक्शन किसान बंद कर देगा। तो सरकार इसके लिए क्या करती है, एमएसपी तय करती है कि किसान को लगता है कि चलो भाई कम से कम ये तो है कि घाटा नहीं लगेगा। तो इसके लिए किसान को क्या करती है, उत्साह होता है और उस चीज का क्या करते हैं, वो उत्पादन करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि 1991 के बाद सरकार ने एमएसपी भी कम किया। उसके बाद कृषि आयातों पर जो आयात शुल्क में कटौती भी किया और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन किए, जिसके कारण भारत के किसानों को विदेशी अस्पर्धा का भी सामना करना, ठीक है, इसका घाटा ये हुआ भारत के किसानों को। एक तो भाई आपने इंपोर्ट टैक्स कम किया WTO कारण, और IMF वर्ल्ड बैंक की जो हमने उसमें शर्त रखी थी उसको फॉलो कर रहे थे, जिसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था महंगा बिक रहा था और वहाँ भरमार आने लगी, विदेशों से आ रही है, तो उसके कारण उनके सस्ते थे। और दूसरा ये था कि हमारा एमएसपी भी कम किया। इसके कारण क्या हुआ था कि एमएसपी कम होने से किसान जो है उस चीज़ों का जो है प्रोडक्शन कम करते थे जिसका एमएसपी कम होता था। उसके बाद इससे कारण क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पहले सिर्फ इंडिया के ही, मेड इन इंडिया वाले ही जो धान चावल गेहूं थे, वो अब ऐसा नहीं रहा। अब विदेश से भी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर का नहीं है, दूसरा मानसून पर निर्भर है, बाहर सुखाड़ है, तीसरा एमएसपी रेट कम दिया है, तो किसान उस चीज का प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे। तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ की जनता को, तो यहाँ के इंडियन पब्लिक को तो चाहिए। तो मान लीजिए सेब ही है, यदि सेब का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो बाहर से सेब लाएंगे, और बाहर से सेब लाएंगे तो क्या होगा, बाहर के किसानों को, विदेश को कुछ किसानों को ज़्यादा फायदा होगा, विदेश के जो है विदेशी लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। तो इसके कारण भारत का जो एग्रीकल्चर चीज़ क्या है, धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ चला गया। तो ये चीज़ याद रखेगा कि उदारीकरण के बाद क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कारण था कि हमारा कृषि क्षेत्र में डिक्लाइन देखने को मिलता है। ये तमाम सब कारण था जो हमने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी एग्रीकल्चर में डिक्लाइन होने का क्या कारण था? एक तो ये था कि हम जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट बनाना चाहते थे, नकदी फसल की तरफ ले गए। नकदी फसल उसे बोलते हैं वैसा फसल जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, चाहे वो जूट हो, एग्जाम्पल जूट, गन्ना, कपास, फल वगैरह, वो क्या हुआ, नकदी फसल। तो हमारा किसान का ध्यान कहाँ चला गया, नकदी फसल, एक्सपोर्ट, निर्यातोन्मुखी बनाने के लिए, जिसके कारण क्या हुआ, खाद्यान्न जो है, फूड ग्रेन्स की जो है प्रोडक्शन कम होने लगी, और फूड ग्रेन्स पे क्या हो गया, कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि सप्लाई कम, प्रोडक्शन कम होता तो सप्लाई ज़्यादा होगा,
सप्लाई कम होगा, सॉरी, तो डिमांड तो वही है, डिमांड बढ़ रहा है, मगर क्या हुआ है, फूड ग्रेन्स का जो है सप्लाई धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि खाद्यान्न की जो है ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, और किसान का ध्यान किस पे होने लगा? नकदी फसल पे होने लगा, क्योंकि हमें जो हम अपने एग्रीकल्चर को क्या बना दिया? निर्यातोन्मुखी, जिसके कारण क्या हुआ? खाद्यान्नों की कीमत में बढ़ोतरी होने लगी। और जैसे ही खाद्यान्न की कीमत में बढ़ोतरी होगी तो जो पैसे वाले हैं उसको खरीदेंगे, गरीब को जो है दाल रोटी पे जो है उस पर क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। समझ रहे बात को? जिसके कारण किसी क्षेत्र में हमें जो है कमी देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कारण ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से क्या हुआ? हम विदेशी प्रतिस्पर्धा कंपटीटर हो गए, ठीक है। और हमने क्या किया? एमएसपी हमने सरकार धीरे धीरे कम करने लगी, फर्टिलाइजर जो है फूड सब्सिडी भी आंशिक रूप से समाप्त होने लगा। इन तमाम कारण से क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर जो है धीरे धीरे में जो है वृद्धि दर कमी होती गई। रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री, उद्योगों में क्या हुआ? उसमें भी वही चीज है, जैसा एग्रीकल्चर में है वैसा ही यही इसमें भी है। इसमें भी है, मांग के कारण क्या हुआ? गिरावट के कारण क्या है? औद्योगिक सेक्टर में हमारा मांग में गिरावट, डिमांड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक तो सस्ता आयात कर दिया गया, आयात सस्ता हो गया, तो आयात सस्ता होगा तो विदेश का सामान इंडिया में ज्यादा आने लगा। उस जैसे आप मान लीजिए चाइनीज का ही आप लीजिए, क्या विदेशी चाइनीज सामान सस्ते होते हैं क्योंकि आयात सस्ता होता है, इंपोर्ट ड्यूटी कम लगता था, तो यहाँ पे इंडिया आता सस्ते में होता था। इंडिया का कोई सामान होता तो थोड़ा महंगे होता था, तो लोग सस्ते तरफ ज्यादा अट्रैक्शन हुए, जिसके कारण हमारा क्या हुआ? इंडस्ट्री धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होती गई। और सबसे मेन कारण आधारिक संरचना, हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट निवेश नहीं किया, जिसके कारण क्या हो? हमें जो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र क्या हो? विकास हो, ठीक है। आज भी आप देखते हैं, पहले क्या था? और इंडस्ट्रियल सेक्टर वही अफगानिस्तान नहीं का जो पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका, ये हमारा जो राज्य है, कौन? आप गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, ठीक है, चाहे ये तमिलनाडु हो, इन सब राज्यों में इंडस्ट्रियल सेक्टर जहां पे सी एरिया है, वहीं पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो अंग्रेजों ने किया था, जब इंडिया आप देख लीजिए कराची, लाहौर, इस सब का एरिया, तो ये इसी सब एरिया में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर आप इसको देखते हैं। और वही में आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप डेवलपमेंट इन्हीं एरियाओं में देखते हैं। मगर जब इंडिया देश का जब विकास, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आधारिक संरचना पे जो है अन्य क्षेत्रों, अन्य राज्यों पे जो है डेवलपमेंट काम नहीं किया गया। यही आदत रहा इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद भी, जहां हमें आधारिक संरचना पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, उस पर हमारा ध्यान नहीं गया, जिसके कारण हमारा औद्योगिक सेक्टर क्या होगा? पिछड़ता चला गया। एक तो ये रहा। दूसरा कारण ये रहा वैश्वीकरण की व्यवस्था ने विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित देशों की वस्तु और पूंजी प्रभाव को प्राप्त करने के लिए खोल देने के बाध्य हुए। एक तो हमें वैश्वीकरण अपनाना पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि विकासशील देशों को विकसित देशों के लिए जो उसके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसके लिए अपने दरवाजे खोलने पड़े। एक तो WTO का उल्लंघन होता, और भारत को जो है उसने तो IMF वर्ल्ड बैंक के पास शर्त भी रखी थी कि हम जो है उदारीकरण करेंगे, वैश्वीकरण करेंगे। इससे क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है उन प्रतिस्पर्धा दी नहीं हो पाया, कि हमारा वैसा रिसर्च नहीं था, ऐसे तकनीकी अच्छी नहीं थी, वैसी क्वालिटी उतनी अच्छी हमारे प्रोडक्ट्स की नहीं थी कि विदेशी वस्तु के सामने हमारा प्रोडक्ट टिक पाए। जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से बर्बाद होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण हमें अब विकसित देशों के लिए अपना जो है दरवाजा खोलना पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ? अपने उद्योगों की आयातिक वस्तु प्रतिस्पर्धा का खतरा हमने मोल ले लिया। आज आप देखते ही हैं, अब जो कोई भी मॉल या कोई भी शॉप में चले जाइए, आप देखिए कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स आपको कम मिलेंगे, और पूरे के पूरे जो है आपका जो है विदेशी प्रोडक्ट्स आपको ढेरों मिलेंगे, ठीक है। तो सस्ते आयातों ने, आयात हमारा सस्ता हो गया क्योंकि हमारा इंपोर्ट ड्यूटी हमने कम रखा, जिसके कारण घरेलू वस्तु की मांग में प्रतिस्पर्धा कर दिया, और निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधारित संरचना की पूर्ति अपर्याप्त बनी हुई। इसी कारण विदेशियों के माल के आगमन को सहज बनाकर संभावना वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। एक तो वही जो एग्रीकल्चर में था, एक तो हमने आयात इंपोर्ट ड्यूटी कम रखे, उसके बाद हमने क्या किया? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया, जैसे एग्रीकल्चर में था वैसे इंडस्ट्री में हमने डेवलपमेंट नहीं किया, जिसके कारण हम जो है विदेशी वस्तुएं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। उसके कारण ये हुआ कि आज
आज भी ये क्या है, विदेशी वस्तुओं का जो है बिना किसी बेरोक टोक से हमारे देश में उसकी वस्तुएं जो आ जाती है, और इसके कारण क्या हुआ, गरीब देशों के जो स्थानीय उद्योग है पूरी तरह से बर्बाद हो गया। रोजगार की जो संभावनाएं थी कि हमारा यदि स्थानीय उद्योग ज्यादा डेवलप करेगा तो हमारे लोगों को जो है रोजगार देगा, तो इससे क्या हुआ, रोजगार भी जो है धीरे धीरे जो है पूरी वैश्वीकरण ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। समझ रहे हैं बात को। तो औद्योगिकरण को जो है घाटा सबसे ज्यादा किसने लगा, वैश्वीकरण ने। वैश्वीकरण से जो विदेशी वस्तुएं यहाँ पे आई और हमने इंपोर्ट ड्यूटी कम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं किया, जिसके कारण हम उसके सामने, उनके वस्तुओं के सामने हम टिक नहीं पाए, और जिसके कारण क्या हुआ, हमारा घरेलू उद्योग जो है पूरी तरह से नहीं कर सकते, आंशिक रूप से धीरे धीरे बर्बाद की ओर जा रहा है, क्योंकि हमारे पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नहीं हमारे पास उतना अच्छा जो है रिसर्च है, न तकनीकी है। समझ रहे हैं बात को। इन सब तमाम कारण हमारा क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह जो है धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर जा रहा है। ये नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि भारत जैसे गरीब देश अभी भी विकसित देशों में विद्यमान, और भारत जैसे जितने भी गरीब देश हैं अभी विकसित देशों में विद्यमान उच्च प्रशुल्क अवरोधों के कारण उनके बाजारों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर की नहीं मिल पा रहा है। और विकसित देश क्या कर रहे हैं, वहां पे प्रशुल्क, अप्रशुल्क कोटा और टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं, जिसके कारण भारत जैसे विकासशील या गरीब देश जो है अपनी बाजार को जो है विदेशों में जो है उनकी पहुंच नहीं हो रही है, उनके प्रोडक्ट्स की जो है उनकी पहुंच नहीं हो रही है। ये बात बता रहे हैं। यदि भारत में वस्त्र परिधान आदि के व्यवहार से सभी कोटा हटा दिए जाए, अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, भारत ने जहां वस्त्र परिधान या आदि जितने भी जो हम वस्त्र जो चीजें हैं, ये कपड़ा है, क्लोथ्स अन्य देशों से मंगवाते हैं, उस पे सारे कोटा प्रतिबंध भारत ने हटा दिए, मगर अमेरिका आज भी भारत और चीन से जो है इस तरह का प्रतिबंध नहीं हटाया है। तो एक तरह से क्या हुआ, ये विकासशील देश भारत चीन समेत देशों के लिए, विकसित देशों के लिए क्या है, एक तरह से एक छला हुआ महसूस कर रहे हैं, एक जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं विकासशील देश, ऐसा जो है एक्सपर्ट बोल रहे हैं। ठीक है, एक तो हम टैरिफ कोटा नहीं लगा रहे हैं और विकसित देश टैरिफ कोटा लगा रहे हैं। समझ रहे हैं, तो एक तरह से हम मजबूर हैं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी निर्भरता ज़्यादा है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ पे हैं विकसित देश क्या है, विकसित देश पे हम निर्भर हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में जब कोरोना हमारी जो शुरुआत हुई और कोरोना के बाद जो 20 में क्या बोले थे, आत्मनिर्भर भारत की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, विनिवेश क्या बोला जाता है, डिस इन्वेस्टमेंट किसे बोला जाता है, हमने आपको बताया था डिस इन्वेस्टमेंट, विनिवेश क्या होता है, जो सरकार की परिसंपत्तियां हैं उस पर सरकार जो है डायरेक्टली पूरी तरह से बेच देती है या प्रबंधन को बेच देती है। ठीक है, या मैनेजमेंट का अधिकार जो है निजी क्षेत्र को दे देती है, उसी को क्या बोला जाता है, विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट। सरकार इस क्यों करती है, क्योंकि सरकार का इनकम से ज्यादा क्या है, इनकम से ज्यादा क्या है, आय से ज्यादा क्या है सरकार का, एक्सपेंडिचर, व्यय सब ज्यादा है, एक्सपेंडिचर क्या है सरकार का ज्यादा है। तो सरकार इस को फुलफिल भरने के लिए सरकार क्या करती है, या तो सरकार आरबीआई से लोन लेती है या वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है। समझ रहे हैं बात को। तो या सरकार क्या करती है, डिस इन्वेस्टमेंट करती है अपने राजस्व को जुटाने के लिए। तो इसमें यह बोलता है लेखक कि 1991-92 में विनिवेश जहां 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, वर्तमान में वही बढ़ के 2020-21 में 2 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया। ठीक है, जुटाने का लक्ष्य रखा गया। अब सोचिए तो फिर उदारीकरण से, एलपीजी से, इकोनॉमी रिफॉर्म से क्या फायदा हुआ, कि इकोनॉमी रिफॉर्म से ये होता कि सरकार जो है विनिवेश कम होता, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, विनिवेश बढ़ गया। सरकार को राजस्व का सोर्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था, मगर यहाँ राजस्व वहीं का वहीं स्थिति बना हुआ है। आज राजस्व का सोर्स के लिए सरकार जो है आज भी विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट पे, निजीकरण पे जो है निर्भरता है, ये लेखक का कहना है। ठीक है, आलोचकों का यह कहना है कि सरकार जो है सार्वजनिक उपकर की परिसंपत्तियों को सस्ते दामों पर बेच देती है, और साथ ही सरकार क्या करती है, विनिवेश से प्राप्त राशि को उपक्रम के विकास के लिए प्रयोग नहीं कर किया गया। सरकार मान लीजिए कोई परिसंपत्तियों को प्रबंधन मैनेजमेंट बेच देती है, मगर मालिकाना हक सरकारों के पास रहती है।
ऐसे में लेखक ये बोलते हैं कि यदि आपको जो पैसा आता है तो उस उपकरण के डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, मगर सरकार और डेवलपमेंट में काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण एक समय क्या होता है, आज प्रबंधन मैनेजमेंट बेच रही है और सरकार जो है एक समय के बाद उस निजी कंपनी को क्या करेगी, पूरी तरह से बेच देगी। तो ये इसका जो है ये क्या नाम है, लेखक जो है इसका जो है विरोध करते हैं। ये ऐसा नहीं कि वर्तमान की सरकार का ये विनिवेश करती है, कई सालों से चाहे कोई भी सरकार रहे, राजस्व जुटाने के लिए उनको अंतिम यही लगता है कि विनिवेश किया जाए। समझ रहे हैं बात को? इसके कारण क्या होता है कि सरकार को ये भी होना चाहिए, एक तो उपकरण पर खर्चा नहीं करती है और एक सामाजिक आधारित संरचना, सोशल जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजुकेशन, शिक्षा, उस पर भी सरकार को खर्चा करना चाहिए था, वो भी सरकार जो है इस पर भी खर्चा नहीं करती है। सरकार बस जो अपना जो बजट है, सरकार का जो बजट है, इनकम, हर साल जो बजट निकालती है कि सरकार क्या निकालती है कि हमारा इनकम कहाँ से आएगा, इनकम क्या और एक्सपेंडिचर क्या। तो सरकार क्या करती है, सरकार का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, ये जो घाटा है इसको फुलफिल करने के लिए सरकार विनिवेश का पैसा जो है लगा देती है, जो कि गलत है, ऐसा जो है लेखक का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है राजकोषीय नीतियां। तो राजकोषीय नीतियां क्या होती है, जैसे इसको बोला जाता है सरकारी नीतियां भी बोला जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार जो इनकम करती, इनकम कहां से करेगी और एक्सपेंडिचर जो है किस किस पे करेगी, ये जो पॉलिसी होती है इसी को क्या बोला जाता है, जनरली सामान्यतः समझने के लिए इसको हम राजकोषीय नीतियां कहा जाता है। तो 1991 के बाद हम देखते हैं कि सरकार का जो सामाजिक क्षेत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो सार्वजनिक व्यय है, उसकी वृद्धि रूप में समान रूप से रोक लगा दी। जितना वृद्धि करना, एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके बाद हमारा जीडीपी बढ़ रहा है और सरकार का जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो उसका एक मेन कारण है, मैं बता देता हूं, इसे डिटेल से अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका कारण यह है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ रोजगार नहीं बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि सरकार सार्वजनिक व्यय में खर्चा नहीं करती है, शिक्षा स्वास्थ्य पे नहीं खर्चा कर रही है, जिसके कारण जब तक इस देश में लोगों को समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य नहीं होंगे, तब तक देश में क्या होगी, गरीबी, बेरोजगारी वहीं की वहीं बनी रहेगी। मान लीजिए कि जब एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, कौन ज्यादा जो आगे जाके उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? सिंपल सी बात है, कॉन्वेंट स्कूल में। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूं कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं सभी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे मतलब आगे जाके सबकी कमजोर होगी, उसमें कुछ ही परसेंट के जो है अच्छे करेंगे। मगर कॉन्वेंट स्कूल, एक अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ज्यादा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी, वो ज्यादा ग्रोथ करेगा। अपनी गरीबी जो यदि मध्यम क्लास का है तो अपर मध्यम क्लास बनने की कोशिश करेगा, मतलब अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाएगा। मगर जो गांव का या जो सरकारी स्कूल में पढ़ना, जहां आज भी आप देखते हैं कि ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना टीचर की आप देखते ही होंगे कि उसकी उनकी क्या प्रोडक्टिविटी है, कितनी क्वालिटी वाले टीचर हैं, क्या वो टीचर एजुकेशन देंगे, कितना बच्चा जो है आगे बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आगे फ्यूचर में क्या करेगा, एक तो गरीब घर का बच्चा होता है और 9-10 तक वो जो है जाके छोड़ ही देता है और लग जाता है किसी कामों में। तो आप मान लीजिए कि इसकी प्रोडक्टिविटी उसके मुकाबले क्या होगी, कॉन्वेंट स्कूल में बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा और जो धनिक है वो और धनिक होता जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि सभी को यदि समान शिक्षा नहीं दिया जाए, और सिंपल सी बात है एक और है कि मान लीजिए एक स्वस्थ मनुष्य ज्यादा कमाएगा या एक अस्वस्थ मनुष्य, सिंपल सी बात है एक स्वस्थ मनुष्य ज्यादा कमाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। इसीलिए सबको समान स्वास्थ्य की, आप देख लीजिए सभी को समान स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ठीक है। मगर जिसको पास पैसा है तो बड़े हॉस्पिटल में करते हैं और जिसके पास नहीं हो तो सरकारी हॉस्पिटल में, और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कैसा होता है हम आप सबको पता है। तो इसके कारण क्या है, जिसकी स्वास्थ्य सुविधा अच्छा है, समान अच्छी एजुकेशन है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जिसकी स्वास्थ्य सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, जिसका एजुकेशन ठीक नहीं है, उसकी धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे घटेगी। इसका मतलब जो धनिक है वो धनिक रहेगा, जो गरीब है गरीब रहेगा, चाहे जीडीपी बढ़े या घटे उससे लेना देना नहीं है। ये जनरल बात बताएं सामान्यतः, आगे हम उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि सार्वजनिक व्यय में सरकार ने क्या किया, सामाजिक क्षेत्र में जो व्यय करना चाहिए उसमें वृद्धि पर रोक लगाई, कम लगाई, जो शिक्षा स्वास्थ्य पे। और सरकार जो है हमने आपको बताया था
इसी चैप्टर के वीडियो में कि सरकार ने टैक्स रिफॉर्म किए। सरकार जो टैक्स ज़्यादा रखी थी, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह जो कंपनी पर लगने वाला कर है, उसको सरकार ने घटाया, कम किया, इससे कि यदि टैक्स कम रहेगा तो लोग ज़्यादा टैक्स भरेंगे, मगर इस और ज़्यादा टैक्स भरेंगे तो सरकार के पास रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू होगा तो सरकार क्या करेगी, सामाजिक कल्याण करेगी, वैसे लोगों का कल्याण करेगी ताकि वो लोग भी जो है समाज के मुख्य धारा में आए। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जो है सरकार का मेन काम यही तो होता है, सामाजिक कल्याण करना। तो किससे, राजस्व संग्रह से। तो राजस्व संग्रह की सरकार ने कोशिश किया, किससे, राजकोषीय नीतियां से। ठीक है, मगर सरकार जो है उसमें सफल नहीं हो पाई। वो जो टैक्स कम करना और टैक्स इरोजन कम करना, उस पे से सरकार का रेवेन्यू नहीं बढ़ पाया। कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क को भी बढ़ा के सरकार जो पहले टैक्स जुटाती थी, वो WTO के बाद, और हम WTO के बाद क्या था कि सरकार कोई भी देश जो है कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, ये सब कर ज़्यादा नहीं लगाएगी। तो एक समय था कि कस्टम ड्यूटी बढ़ा देने से भी सरकार रेवेन्यू जुटा लेती थी, वो भी धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। विदेशी निवेश FDI आकर्षित करने के लिए भी कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए कि हम जो है आप FDI करिए, हम आपको इस तरह के टैक्स छूट देंगे, इस तरह के टैक्स देंगे। उससे भी सरकार को क्या हुआ, कर राजस्व जो है बढ़ाने की संभावना कम होगी। उससे भी सरकार को क्या हुआ, टैक्स जो है, रेवेन्यू जो है, संग्रह जो है नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हुआ, सरकार को क्या, इनकम का सोर्स क्या है, टैक्स। तो टैक्स सरकार ने क्या किया, टैक्स को कम किया, उससे भी टैक्स फायदा नहीं हुआ। सरकार का जो सार्वजनिक व्यय में खर्च था, उसमें भी सरकार ने सार्वजनिक व्यय में एक्सपेंडिचर को कम रखा, और कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पहले मतलब यदि एक्सपेंडिचर को कम रखेंगे और हमारा इनकम बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, जन कल्याण होगा, सर्वांगीण लोगों का विकास कर पाएंगे। तो सरकार का उधर वृद्धि भी नहीं हो रही थी, व्यय भी नहीं कर पा रहा था, और इधर सरकार क्या कर रही थी, इनकम भी नहीं जुटा पा रही थी, रेवेन्यू नहीं जुटा पा रही थी, जिसके कारण सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और जन कल्याण आदि होने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण लोगों का विकास नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका। हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, वीडियो 1 का भी, चैप्टर 3 का और वीडियो 2 दोनों को हम एक साथ जो है कंक्लूजन में पहुंचते हैं। कंक्लूजन में ये लेखक बोलता है कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से भारत सहित अनेक देशों, जो विकासशील देश हैं, उसे जो है सकारात्मक और तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। सकारात्मक की बात करें तो कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि वैश्वीकरण से एक सुअवसर की भांति देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्व बाजार में बेहतर पहुंच हुई, भारत की जो है विश्व बाजार की, भारत के प्रोडक्ट्स की जो है विश्व बाजार में बेहतर पहुंच हुई, तथा तकनीकी उन्नयन हुई, तकनीकी का भी लाभ हुआ, तकनीकी का भी डेवलपमेंट हुआ। तक जैसे मान लीजिए कि भाई कोई चीज है, और मान लीजिए कोई विदेशी, जब विदेशी सामान यहाँ पे आएंगे और हमारा सामान जाएगा, तो हम ये देखेंगे कि ना हमारा क्यों प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, हमें कौन सी तकनीकी चाहिए। तो इस टाइप की तकनीकी उन्नयन भी हुआ। तो तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देश के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। ठीक है, जैसे आप देख लिए टाटा, रिलायंस, ये सब ग्लोबल कंपनी हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ये वैश्वीकरण का ये फायदा हो रहा है। ऐसा लेखक मानते हैं कि बड़े जो हमारे उद्योग है उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच हुई है। ठीक है, तकनीकी उन्नयन हुआ है। ठीक है, मगर वहीं दूसरे विद्वानों का मत है, इसके निगेटिव पॉइंट में बोलते हैं कि वैश्वीकरण से सिर्फ अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों में कब्जा करने की साजिश है। वो ये बोलते हैं कि WTO की स्थापना सिर्फ अमीर राष्ट्रों के, विकसित देशों के फायदा के लिए इन्होंने WTO की स्थापना किया। तो इससे जो है सिर्फ अमीर और विकसित राष्ट्र को ही फायदा हुआ, क्योंकि वैश्वीकरण से विकासशील देशों ने अपने दरवाजे खोले और विकसित देशों से काफ़ी मात्रा में यहाँ पे माल आए, और यहाँ के जो लघु उद्योग, छोटे उद्योग पे जो है असर डाला, यहाँ के रोजगार को जो है उसने बर्बाद किया, और विकसित देश भर भर के आज भी जो है पैसा जो है विकासशील देशों से जो है ले जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि वैश्वीकरण से मानते हैं कि बड़े उद्योग जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच हुई इंडिया की, मगर उसकी मात्रा कितनी है? बहुत ही कम। मान लीजिए 10 ऐसे उद्योगपति, 10, 20, 50 ऐसे होंगे, 100 कि जिसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है, हमारे जो कंपनी है ग्लोबल बन चुकी है। मगर आप ये सोचिए कि इंडिया में कितने ग्लोबल, लाखों हजारों होंगे जो ग्लोबल कंपनी इंडिया में जो है पैसा जो है खूब कमा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि वैश्वीकरण से
कुछ फायदे हुए हैं, ठीक है, मगर ये देखेंगे इंडिया को नुकसान क्या हुआ। नुकसान ये हुआ कि हम जो है अमीर, यही बोल रहे हैं लेखक, अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों में कब्जा करने की ये साजिश है। वहां के जो है, वहां के प्रोडक्ट्स पे क्या करना है, अपना जो है अपना माल जो है विकासशील देशों ने क्या किया, प्रशुल्क का कोटा को कम करवाया वर्ल्ड बैंक IMF से। उसके बाद जो है क्या करवाया, WTO की स्थापना की, और एक विकसित देश अपना प्रशुल्क कोटा को वही बरकरार रखा हुआ है और अपने माल को क्या कर रहा है, विकासशील देशों में क्या कर रहा है, वो खपा कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पूरी तरह से विकासशील देशों को बर्बाद करने का एक तरीका है, ऐसा जो है एक्सपर्ट मान रहे हैं। वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याणी वरन उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई। सही बात है कि एक तो उसकी जो गरीबी दूर हो नहीं पाई, और एक हमारा जो है क्या है, हमारा जो आज आइडेंटिटी भी खतरे में हो गई। आप देखिए वेस्टर्न, सारे हमारी सभ्यता संस्कृति में किसका है, वेस्टर्न का प्रभाव है। तो यही एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं, एक तो हमें हमारे विकासशील देश को जो है कुछ फायदा नहीं हुआ, अमीर देशों को ज्यादा फायदा हुआ। इससे तो हमारी गरीबी दूर नहीं हुई, जन कल्याण हो नहीं पाया, और इससे हमारी आइडेंटिटी की भी खतरा जो है मंडरा रही है, पड़ गई है। और बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देश और जनसमुदायों के बीच खाई और विस्तृत हो गई। कहने का अर्थ हुआ जो डाइवर्सिटी है अमीर गरीब के बीच में, ये और खाई जो है बढ़ गई। समझ रहे हैं बात को। तो वैश्वीकरण से एक फायदा तो हुआ, मगर वैश्वीकरण से हमें नुकसान भी हुआ, ये हमें विद्वान बता रहे हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि भारत में जो वैश्वीकरण इकोनॉमिक रिफॉर्म से किसको फायदा हुआ, केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी को जो है फायदा हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन में कौन लगे हुए हैं, यही लोग लगे हुए हैं, तो इनको ज्यादा फायदा हुआ। मगर जो ये खाली फायदा ये हुआ कि उपभोक्ता स्तर का उन्नयन हुआ। जो कस्टमर थे आज 1990-91 के समय में और अभी के कस्टमर, अभी मार्केट और कस्टमर में, इसमें जो है काफी ज्यादा चेंजेज आया। मगर आमदनी का सोर्स किसके रहा इकोनॉमिक रिफॉर्म का, केवल उच्च वर्ग के आमदनी, जो आय वर्ग के जो है अमीर लोगों को जो है फायदा हुआ। ठीक है, यही बोल रहे हैं। और सारी वृद्धि जो है कुछ ही क्षेत्रों तक ही सीमित रही। ठीक है, एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद कुछ ही क्षेत्रों तक ही जो है इसका फायदा हुआ। वह क्षेत्र कौन सा है, टेलीकॉम, दूरसंचार। देखते हैं पहले BSNL, अभी कितने जो है डाइवर्सिफाई है। उसके बाद IT में हम जो है पूरी दुनिया में जो है डंका बजा रहे हैं। फिर वित्त में, फाइनेंस में, पर्यटन और सेवाएं, भवन निर्माण और व्यापार में जो है इन्हीं क्षेत्रों में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद जो है वैश्वीकरण के बाद जो है हमें फायदा देखने को मिलता है। मगर इसका फायदा किसको हो रहा है, केवल अमीर लोगों को ही इसका फायदा मिला। मगर जो कृषि और विनिर्माण क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर और क्या है मैन्युफैक्चरिंग, जो MSME सेक्टर है, उसको जो है ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता नहीं है। जबकि जनसंख्या का 1/3 लोग किसमें, इसी में लोग लगे हुए हैं। और क्यों नहीं इसका है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने देखा था कि कृषि में भी और औद्योगिक क्षेत्र क्यों पिछड़ गया इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में, क्योंकि इसमें आधारभूत संरचनाओं में इसका जो है विकास नहीं किया गया और इसमें ज्यादा जनसंख्या लगे हुए हैं। यदि यही सेक्टर विकास नहीं करेगा तो हमारे देश में जो गरीबी और बेरोजगारी हो रहेगी वो जस की तस रहेगी। इसीलिए कोशिश ये किया जाए कि कृषि और विनिर्माण का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा विकास हो। ठीक है, लेखक ये बोलते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो ये अच्छे लगे होंगे। और ज़्यादा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।